तो देखो ध्यान से, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, कि एक्सप्रेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कैसे करना है इसको, तो ध्यान देना। तो मैं नॉर्मली कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई प्लानेट सन के अराउंड में गोल चक्कर काट रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा? इसका स्पीड क्या होगा? हमने पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। और मैं कहता हूं कि अगर कोई भी मतलब प्लानेट अगर सन के अगल बगल चक्कर काट रहा है, तो ये जो ऑर्बिट होता है कहीं ना कहीं सर्कुलर मैनर में होता है। मान लो कैसा होता है? सर्कुलर मैनर में होता है। हमने पढ़ा इलिप्स होता है, पर कंक्लूड करके चलना है कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है वो कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर किसका डिस्टेंस है? सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2πr/t। और इसी स्पीड को हम लोग क्या देखते हैं? हमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो इसका जो स्पीड होता है, चलो मान लो कांस्टेंट है, लेकिन क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसके स्पीड को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं बोल दूंगा कि v इक्वल्स टू क्या होगा? 2πr/t। और अभी हमने पढ़ा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। क्या होता है? mv²/r। m लिखो, v अभी तुमने क्या नहीं करा? 2πr/t पुट कर दो उधर, क्या होगा? 2πr का स्क्वायर और t नीचे, इधर लिखता हूं मैं, चलो t, और नीचे कौन है? r। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका? m का m, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर क्या हो जाएगा? r स्क्वायर, और t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? t स्क्वायर, और ये r नीचे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्या करो अभी, यहां से एक r और एक r कट गया, तो बचा क्या? 4m पाई स्क्वायर r, और नीचे बचा टी स्क्वायर। अब क्या कहता है ये? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक जगह लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा कि जब यहां पहुंच जाओ तो क्या करो? ऊपर और नीचे आर स्क्वायर से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर और नीचे क्या कर दो? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद क्या करोगे? जगह ही नहीं बचा यार, चलो कोई नहीं। उसके बाद क्या करोगे? आर स्क्वायर से ऊपर और नीचे क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या बचेगा? 4m पाई स्क्वायर, आर और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? r³। और एक काम करो, टी स्क्वायर को वहां भेज दो, तो साइड में लिखते हैं इसको, r³। एक टी स्क्वायर को साइड भेज दो, टी स्क्वायर। और एक काम करो, इस आर स्क्वायर को यहाँ ले लो, क्योंकि तो मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई में 3 × 2 करो, चाहे 2 × 3 करो, आंसर तो 6 ही आने वाला है। तो इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, बात कुछ गड़बड़ तो होगा नहीं उसमें। ओके, अब कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, अभी बोला ना मैंने, कि इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूफ करने के लिए न्यूटन ने किसकी हेल्प ली थी? केप्लर्स की हेल्प ली थी। केप्लर्स के कौन से लॉ की? थर्ड लॉ की। केप्लर का थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है कि जो t²/r³ है वो k के बराबर है। किसके बराबर है? k, मतलब कांस्टेंट होता है। t²/r³ क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ध्यान देना इधर, बस क्या है, इसका उल्टा लिखा है, r³/t²। तो इसमें सामने k है ना, अगर ये उल्टा लिखा तो क्या करो? उसके नीचे k लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यही चीज क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यही चीज क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ हर जगह क्या है हमारा? फोर्स है। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4m पाई स्क्वायर, नीचे क्या बचा? r स्क्वायर। और इसको मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि अगर ये ऐसा होता तो लिखते ऊपर k, यहाँ k लिखते हैं, लेकिन उल्टा है तो k कहाँ लिखेंगे हम लोग? तो k नीचे लिख देंगे। अब ध्यान देना, मैं नॉर्मली तुमसे कहता हूँ 4 मतलब क्या होता है? तुम्हारे लिए भी 4 है, मेरे लिए 4 है, पूरी दुनिया के लिए 4 ही होगा, मतलब कांस्टेंट है। पाई और m मतलब क्या होता है? मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द प्लैनेट, या फिर मास ऑफ द अर्थ। जो ये सब्सटेंस जो गोल घूम रहा है, क्या ये गोल घूमने के बाद क्या पतला हो जाएगा? क्या मोटा हो जाएगा? क्या नहीं, जितना है उतने का उतना ही रहेगा। मतलब इसका मास भी क्या है? कांस्टेंट है। और मैं बात करूँ पाई का मतलब क्या होता है? 3.14, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। अब बोलोगे मेरे लिए तो 22/7, अब 22/7 3.14 एक ही होता है। और उसके बाद k तो पहले से कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि सारे मिलकर क्या बन रहे हैं? कांस्टेंट ही बन रहे हैं ना। तो इन सबको क्यों लिखने का? सीधा ऐसा लिख सकता हूं मैं, f = कांस्टेंट, और नीचे क्या बचा? 1/r², क्योंकि ऊपर कुछ नहीं 1, नीचे क्या बचा? r²। और याद रखना, जब भी हम = कांस्टेंट को हटाते हैं तो कौन सा साइन आता है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, और नीचे क्या आ गया? 1/r²। यही था इंपॉर्टेंट, इसी को तो बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये पेपर में आईएमपी है ब्रो, ये आईएमपी है, 3 मार्क्स के लिए आईएमपी पढ़ना है एकदम।